बच्चियों के साथ उनके घर पे रात को सोते हुए एसिड हमला हुआ। कल अलीगढ़ में एक पुजारी का शव मिला, हत्या कर दी गई। पिछले सप्ताह के अंत में बागपत की नहर में 2 साधुओं के शव मिले, हत्या कर दी गई थी। आखिर क्या कारण है कि देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका अदा करने वाला एक प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, ऐसी सुर्खियों में बना हुआ है जिससे कि हम सब शर्मसार हैं? क्या कारण है कि अपराधियों के मन में एक वो आश्वस्त है अपराधी कि इस प्रदेश में जब तक यह सरकार है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनडीए का फुल फॉर्म तो नो डेटा अवेलेबल है ही, आपको मालूम ही है, लेकिन अभी कुछ डेटा भी आया है जो एनसीआरबी का 2019 के आंकड़े क्राइम के अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, समस्त राज्यों की टैली है, क्राइम अगेंस्ट विमेन की जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, उसमें सर्वोत्तम सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। लगभग 60,000 केसेस 2019 में। एसिड अटैक्स में उत्तर प्रदेश आगे, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएल्टी फ्रॉम द हस्बैंड साइड, उत्तर प्रदेश फिर वहां भी आगे, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ विमेन, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर सबसे आगे। शर्म आ जाती है ये देखकर कि इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और उसकी ये हालत कर दी गई। एक कारण जो प्राइमा फेसाई देखने को समझ में आता है कि क्यों एक आत्मविश्वास है अपराधियों के मन में, वो शायद सीधे सीधे ये देखने को मिला कि पहली बार कोई चुनी हुई सरकार, जिम्मेदार सरकार, राष्ट्रीय पार्टी की सरकार खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी हुई, उनका बचाव करती हुई, उनके पक्ष में बोलती हुई सुनाई देती है। स्टूडियो में हम खुद झेलते हैं इस बात को, रोज झेलते हैं कि कभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर उस महिला जो पीड़िता है, जो मृतका है, उसका चरित्र हनन करते हुए सुनाई देते हैं। इशारों इशारों में कई बार डायरेक्टली बात करते हैं। और कुछ ऐसे पैनलिस्ट बैठे होते हैं स्टूडियो में जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के फॉलोअर्स होते हैं। सरेआम, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई रोक टोक नहीं होती, सरेआम वो महिला जो मृतका है उसके खिलाफ बोलते हैं और अपराधियों के पक्ष में बोलते हुए सुनाई देते हैं। आपने ये कुलदीप सेंगर वाले विषय में देखा कि कैसे पार्टी, स्वयं पार्टी के ऑफिस बेरर सड़क पर आ गए उसके पक्ष में, उसके बचाव में। यही आपने चिन्मयानंद के केस में देखा, यही आपने कठुआ में देखा। मैं उत्तर प्रदेश से बाहर भी एक बार एक उदाहरण वहां का भी दिखा दूं, और अब हाथरस में भी यही देखने को मिल रहा है। तो शायद हौसले बुलंद हो जाते हैं अपराधियों के जब उन्हें लगता है कि उनके साथ, उनके सर पर आशीर्वाद है सरकार का। इससे ज्यादा भयावह बात उत्तर प्रदेश के आम नागरिक के लिए और नहीं हो सकती कि अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश की चुनी हुई सरकार खड़ी है। बचपन में हम आंदोलन जब करते थे तो कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जहां पुलिस थोड़ी सॉफ्ट हो जाती थी हमारे लिए। बच्चे थे शायद इसलिए भी सॉफ्ट हो जाती हो, लेकिन कुछ मुद्दे भी ऐसे होते थे जब पुलिस सॉफ्ट हो जाती थी। तो हम एक नारा लगाते थे, अब डरने की क्या बात है, पुलिस हमारे साथ है। यह नारा अब अपराधियों के मन में है उत्तर प्रदेश के। उन्हें डर नहीं है क्योंकि भाजपा उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है। भारत की अर्थव्यवस्था पैंडेमिक, कोविड के पीछे छिपकर कह दें कि इसकी वजह से तबाह हुई, तो यह एक बहुत बड़ा झूठ होगा, क्योंकि उससे पहले ही तबाही की दास्तान शुरू हो चुकी थी। आज से नहीं, 6 साल से चल रही। नोटबंदी से शुरू हुई, जीएसटी पे थोड़ी लड़खड़ाई, उसके बाद तो आपने तबाही मचा दी। एक के बाद एक आपके निर्णय ऐसे आए
कि अर्थव्यवस्था लड़खड़ाते लड़खड़ाते अब गिर गई है। जीडीपी की दर हमने देखी -23.9%। और जो सरकार ने कोविड के दौरान जो निर्णय लिए, वो लॉकडाउन बिना किसी प्लानिंग के, ना मजदूर के लिए कोई प्लानिंग, ना छोटे उद्योगों के लिए कोई प्लानिंग, ना दुकानदार के लिए कोई प्लानिंग, किसी के लिए कोई प्लानिंग के बगैर अगर जो आपने लॉकडाउन किया, उससे भी एक बहुत बड़ी चोट पहुंची अर्थव्यवस्था। फिर आपने 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात की, वो कहां है? किसी को नहीं दिख रहा। किसी भी वर्ग से आप पूछ लो भाई, 20 लाख करोड़ अगर सरकार ने डाला है अर्थव्यवस्था में तो कोई दिख रहा है, कोई प्रभाव तो दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का एबीसी में ए भी समझता हो, वो जानता है इस बात को कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्रिवन है। जितना लोगों के हाथ में पैसा होगा वो खरीदारी करेंगे, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, संबल मिलेगा। यह बात सरकार को किसी भी तरह से समझाई जाए, उनको वो समझना नहीं चाहते। नरेगा ने क्या किया? नरेगा ने यही किया कि ग्रामीण भारत के हाथ में पैसा आया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चल पड़ी। न्याय क्या था? जो हमने राहुल गांधी जो बार बार न्याय की बात करते हैं, वो क्या था? वो यही था, लोगों के हाथ में जब पैसा होता है तब वो खर्च करते हैं, जब वो खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था चलती है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को एक दो लाइनों में अगर कोई समझना चाहे तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था। इट इज कंजम्पशन ड्रिवन। इस बात को वो नहीं समझना चाहते। 20 लाख करोड़ दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अर्थव्यवस्था का क्या हुआ मुझे ये बताइए? क्या लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा? क्या लोगों के जेब में पैसा आया? नहीं। आज ये स्थिति है कि बांग्लादेश का जीडीपी हमारे से आगे बढ़ गया। तो उसके लिए मोदी साहब ने पूरी मेहनत की है, ऐसे नहीं गिराई है अर्थव्यवस्था, मेहनत से गिराई है। आज से नहीं मेहनत कर रहे, 2016 से लगे हुए हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि 2024 तक लगे रहेंगे। ये पूरी मेहनत का फल आप सबके सामने है। किसने बताया, किसको बताया, कहां सुना, किसने सुना? मैंने तो पहली बार सुना, तो इसका तो जवाब मैंने आपको दे दिया। रही बात घमासान की, ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि हमेशा कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छा लगता है ये। देखिए, अगर एक सीट पर 10 लोग टिकट मांग रहे हों, यह मुझे लगता है एक अच्छी संकेत होता है, यह अच्छा संकेत मानता हूं। जहां भी एक सीट पर ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हो, यह अच्छा संकेत है। इसमें को मैं घमासान नहीं कहता हूं, यह एक जीवंत संगठन का उदाहरण दिखता है। नहीं, ये वो लोग आरोप लगा रहे होंगे जिनको शायद इस जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जिनको है उनको मालूम है और बिल्कुल सुचारू रूप से यह काम चल रहा है। आपको बहुत जल्दी खबर भी मिल जाएगी, उम्मीद है। लेट्स सी, आपको मालूम पड़ेगा। मुझसे पहले तो आपको मालूम पड़ेगा, मैं आपसे फोन करके पूछूंगा आ गई क्या। देखिए, जो राज्यपाल महोदय ने किया महाराष्ट्र में, वो चौंका देने वाला। कोई भी राज्यपाल, पहले भी राज्यपाल रहे हैं, वो अलग अलग विचारधारा से आए हुए होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सबकी विचारधारा होती, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन जब आप संविधान की शपथ लेते हो, तब यू आर नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ अ पार्टी। तब आप पार्टी की बात नहीं सोचते, तब आप सिर्फ और सिर्फ संविधान के बताए रास्ते पर चलने के प्रति प्रतिबद्ध हो, कटिबद्ध हो। आप और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो उदाहरण है, ये एक और उदाहरण आपके सामने आया है किस तरह से पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन इज अंडर अटैक। जब हम ये कहते हैं तो वी आर नॉट एग्जैजरेटिंग, ये सामने आपको दिख रहा है। आप शपथ लेकर जिस संविधान की आते हो, उसी संविधान पर, उस पद पर बैठकर हमला बोलते हो। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।